आज हम कक्षा 10वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है के 72 प्रश्नों के साथ हैं। तो प्रश्नों को हम देख रहे थे। पहला प्रश्न था किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। समपूर्णांक मतलब वे संख्या जिनमें दो का भाग पूरी बार जाता है वो सम संख्याएं होती है। तो यहाँ पर ये 2m होगा, इसका आंसर 2m होगा। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी द्विघात बहुपद के शून्य बराबर हैं तब इनमें से कौन सी बात होगी। हम जानते हैं शून्य बराबर है तो इनमें से कौन सी बात होगी। हम जानते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। इसमें अगर ये दोनों चीज एक जैसे रहेंगे ना तो ये ऋण बना रहेगा और जीरो धन का आता है और धन में ऋण घटेगा जब तो जीरो आएगा जी। इसलिए हम कहेंगे ए और सी के चिन्ह समान होंगे। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि विविक्तिकर होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका चिन्ह और इसका चिन्ह ए और सी के चिन्ह समान होंगे तभी तो यहाँ ऋण आएगा, ऋण का ऋण रहेगा जी। और ऋण का ऋण रहेगा जब इसमें से ये बात घटेगी तब वो जीरो बनेगा। हम क्योंकि ये तो हमें पॉजिटिव रहता है इसलिए इसका सी और ए के चिन्ह समान होंगे। इसके बाद आगे आते हैं समीकरण 2x प्लस 3y इजिकल टू 5 था हमारे पास। क्या था 2x प्लस 3y इजिकल टू 5 था। y बराबर ऋण 7 रखना है तो 2x प्लस 3y का मान ऋण 7 रखना है बराबर 5। 2x 7 3 21 बराबर 5। 2x बराबर 5 धन 21। 2x बराबर 26। x बराबर 13 आ जाएगा। 2 बटे में जाएगा तो 26 बटे 2 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 13 होगा। यदि 1 बटे 2 अगला अच्छा क्वेश्चन है। यदि 1/2 घातीय समीकरण इतने के मूल हो तो k का मान ज्ञात करना है ना। समीकरण का मूल एक मूल है, ठीक है। यानी हम मान ये दिया था हमें x स्क्वायर धन kx माइनस 5/4 दिया था। इसका एक मूल हम जानते दो मूल होते एक अल्फा बीटा है। हम मान रहे दो मूल है, एक मूल दे रखा था हमें 1/2। दूसरा तो क्या करना था k का मान ज्ञात करना था। करते हैं k का मान है ना। तो हम जानते हैं a बराबर तो यहाँ 1 है, b बराबर k है और c बराबर 5/4 है। हम जानते थे मूलों का योगफल अल्फा बटे बीटा माइनस b अपान a होता था और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता था c अपान a। वैल्यू रखते हैं हम। अल्फा का मान हमारे पास 1/2 दिया था, 1/2 दिया था धन बीटा लिखा है बी ऋण बी का मान है के ऋण के बटे ए का मतलब 1 है। यहाँ इधर भी 1 आएगा, इसका मान 1/2 था बीटा और सी का मान था ऋण 5/4 पूरे बटे ए मतलब ए का मान 1 है, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो जो बीटा का मान मिला हमें ऋण 5/2। बीटा का मान यहाँ रख देंगे 1/2 ऋण 5/2 बराबर ऋण के है। इधर लघुत्तम आया 2 1 ऋण 5 बराबर ऋण के घटाएंगे तो ऋण 4/2 बराबर ऋण के। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऋण ऋण कटेगा के बराबर 2 आया आपका। तो इस प्रकार से हमारा के बराबर 2 आता है चौथे वाले का आंसर, ठीक है। डेफिनेटली ये पुस्तक के सवाल नहीं है। आज तक एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ है कि पुस्तक से बाहर के क्वेश्चन आए हों। ये सारे क्वेश्चन पुस्तक के बाहर के हैं। जब बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, बुक के क्वेश्चन आते हैं। यदि एपी का सार्वंतर 5 हो तब a18 और a13 का मान क्या होगा। हम जानते हमें a18 और ऋण a13 का मान ज्ञात करना है। a18 a धन 17d होता है माइनस a ऋण a धन 12d होता है। 18 के लिए 17 और 13 के लिए 12 लिखते थे हमें मालूम है ऐसा। और ये अब इसको करेंगे a प्लस 17d ऋण a ऋण 12d। ए से ये कट गया 17 में से 12 का 5d क्योंकि d का मान हमें यहाँ पर दे रखा था 5 दे रखा था सार्वंतर 5 रख दिए 5 5 25। तो इसका आंसर 25 होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 12 और 18 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा। 12 18 का हम निकालते पहले एचसीएफ
12 गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12 होते हैं, इसके 2 3 6 3 18 होते हैं। जब SCF की बात करते तो वो गुणनखंड जो 2 में होता उसको लिखते थे, एक 2 था और एक क्या था, 3 था। 2 गुणित 3 तो कितना हुआ, 6 हुआ। अभी 12 18 का एलसीएम इस प्रकार से निकलता था, 2 छीं 12, 2 नम 18, 2 3 6 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 एकम 1, 3 तिरका 9, 36 आया। तो जो एलसीएम होगा वो 36 होगा। और एलसीएम और एलसीएफ का अनुपात निकालेंगे। एससी किसका अनुपात चाहिए, एससीएफ का और एलसीएम का अनुपात चाहिए था। तो 6/36 काटेंगे तो 1/6, तो 1:6 होगा। बटे अनुपात ही होता है, 1:6 होगा। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एस की घात 2 ऋण 2 x ऋण 8 के शून्य क्या होंगे। तो शून्य निकालने के लिए हम चलते हैं एस की घात 2 ऋण 2 x ऋण 8, इसके शून्य निकालने के लिए पहले रात में एस की घात 2 गुणांक लिखते थे और लास्ट वाली विदाउट एक्स वाली संख्या लिखते थे। अब इनके गुणनखंड निकालते थे। 2 गुणित 2 गुणित 2, 8 के 2 गुणित 2 गुणित 2 होते हैं। हम कहते हैं ऋण 2 लाना है तो हमें यहाँ ये इनका गुणा ऋण 4 होता है और ये 2 ऋण 4 में धन 2 कहते हैं, 2 बचेंगे। एक्स लगा देंगे हम, एस की घात 2 ऋण 4x धन 2x ऋण 8। पेयर बनाएंगे और पहले पेयर में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 बचेगा। दूसरे से 2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4 बचेगा। एक्स माइनस 4 को एक बार और एक्स प्लस 2 को एक बार लिखते थे, यानी एक्स बराबर 4 आ जाएगा और एक्स बराबर ऋण 2 आ जाएगा यहाँ से। तो 4 और ऋण 2 इसके शून्य होंगे। ऑब्जेक्टिव याद नहीं होते, करने पड़ते हैं। ये क्या दिया था, इसका हल क्या होगा तो हम देखते थे। x माइनस वाई बराबर 2 दिया था और x प्लस वाई बराबर 4 दिया था। विलोपन से हल कर लेंगे हम, ये कट गए। 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ जाएगा। 3 यहाँ रखेंगे तो 3 धन y बराबर 4, y बराबर 4 ऋण 3, y बराबर 1। 3 एक इसका आंसर होगा। कौन सा वाला होगा, ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद आता दुई का सभी तरह की विभक्ति का मान क्या होगा तो देखते हैं। हम जानते थे x की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0, तो a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 4 है और c बराबर 4 है ना। विभक्ति का निकालना है, हम जानते थे d बराबर b उसका -4ac विभक्ति का सूत्र होता है। यहाँ पर लिखेंगे ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4, a का मान 1 और c का मान 4, 4 को 16 और ये भी 4 को 16, 0 आया। विभक्ति का मान 0 होगा, जिससे वाला आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। इसमें वो कह रहे थे कि डी ऋण 4 है, n 7 है, तो an 4 हो तो a का मान है। हम जानते हैं an 4, तो हम जानते थे an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होता था। अब हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है इनका मान। तो ए का मान तो ज्ञात करना है और ए एन का मान 4 दे रखा है। ए एन का मान 4 दे रखा था, ए का मान ज्ञात करना था। एन का मान 7 था, 7 ऋण 1 और डी का मान कितना था हमारे पास, ऋण 4 था, तो ऋण 4 रख दिया। ये 4 था बराबर ए धन 7 में से गए 6 जो 24 ऋण 24 इधर आया तो 4 धन 24 बराबर है 24 4 28, तो इसका जो आंसर होगा वो 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किन्हीं दो ए तथा बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां ए बराबर पी क्यू स्क्वायर, बी बराबर पी क्यू की घात 3 है, ए और बी का एचसीएफ क्या होगा। हमें ए का मान दिया था पी क्यू स्क्वायर और बी का मान दिया था हमें पी क्यू क्यू। इसका मतलब होता पी 3 बार, क्यू 2 बार। इसका मतलब होता पी 1 बार था और क्यू 3 बार था। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में ऐसे गुणनखंड जो दोनों में हो, पी दिख रहा दोनों में पी लिख देंगे। और क्या दिख रहा हमें, क्यू दिख रहा है 1 बार और क्यू दिख रहा 2 बार, तो हम कह देंगे क्यू, तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। तो पहला वाला जो होगा हमारा P
पी क्यू का स्क्वायर होगा इसका उत्तर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है देखिएगा आप। ये हमें समीकरण दिया था और अल्फा बीटा इसके शून्य की थी, इसका मान निकालना था। तो हम s की घात 2 ऋण 4x धन 1 में a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 4 है और c बराबर 1 है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये माइनस बी अपान ए होता था और ये सी अपान ए होता था। माइनस बी का मान था ऋण 4, ए का मान 1 है, ऋण सी का मान था 1 और इसका मान 1 था, ऋण का धन 4 ऋण 1 तो 3 आया। इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो कह रहे हैं कि ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस by इज इक्वल टू 16। समांतर रेखांतर हमें मालूम था, पहले हम इक्वेशन लिख लिए ax प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन था। और दूसरा वाला था हमारा 3x प्लस by माइनस 16 इज इक्वल टू 0। समांतर रेखांतर दर्शाने का प्रतिबंध होता था हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये फार्मूला होता था हमारा। तो हम देख रहे हैं a1 का मान तो a है और a2 का मान हमारे पास 3 है, b1 का मान 2 है, b2 का मान b है, बराबर नहीं ऋण 7 बटे ऋण 16। तो गुणा करेंगे इसका इससे ab और इसका ऐसे 3 दूनी से ab बराबर 6 आ जाएगा ये वाला। क्लियर। इसके बाद आता है कि हल होंगे। ax माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखा। हम क्या करेंगे, 0 को कर लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं ax माइनस 2, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगता था, प्लस माइनस 0। तो x माइनस 2 0 के लिए प्लस माइनस कोई एक ही बात होगी, 0 है वो तो इसलिए 0 लिख दिए। तो x बराबर क्या होगा 0 प्लस 2, x बराबर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर केवल 2 होगा। ठीक है। और एक बात ऐसी भी कर सकते, देखना ध्यान से, देखना ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 दो बार लिखेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 और यहाँ भी x बराबर 2। तो ये 2 वाला आंसर ज्यादा हमें उचित समझ में आ रहा है, 2 आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो कह रहे हैं कि ए पी ऋण 11 ऋण 8 ऋण 5 ऋण 49 के अंत से चौथा पद ज्ञात करो। अब अंत से ज्ञात करना, सीरीज को पलट दिया हमने। माइनस 49 पहला पद बन जाएगा, ऐसा ही ये बनेंगे हमारे पास -5 -8 -11। ठीक है। इसका अंत से अभी इसको सीरीज पलट दी हमने। तो अब ए बराबर तो हमें -49 हो गया। और डी की बात करते हैं तो अगले पद पिछला पद घटाएंगे, ऋण 8 में से इसको घटाएंगे ऋण 5 को हम। तो ऋण 8 धन 5 तो ऋण 3 हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी चौथा पद ज्ञात करना है। तो A4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d चौथा के लिए, a प्लस 3d हो जाएगा। अब हम बात करते हैं a का मान था -49 प्लस 3 और d का मान था -3। -49 3 3 9, इसको जोड़ेंगे तो -58। ठीक है। तो ये -58 होगा इसका। पेपर में उसने गलत छपा -58, मैंने माइनस लगाया, उसमें माइनस नहीं है अपने अर्धवार्षिक के पेपर में। इसके बाद देखिएगा सही गलत बताइए। 8 9 25 का SCF हम जानते थे, 8 9 25 का SCF निकालना आपने को। 8 को 2 गुणित 2 3 बार, इसको 3 गुणित 3 25 को 5 गुणित 5 और एक तो सब में रहता है। तो हम कहते थे SCF निकालना, SCF ऐसा गुणनखंड सब में हो, सब में तो हमें एक ही दिख रहा है, तो एक ही SCF होगा, 25 थोड़ी होगा, इसलिए ये असत्य होगा। क्लियर। इसके बाद आता है अनेक हल। अब द्विघात समीकरण के तो 2 ही मूल होते हैं, अनंत नहीं होते, ये भी असत्य है। ठीक है। द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने के लिए प्रतिबंध सही है, d बड़ा होता है 0 से, ये सत्य है। इसकी बात करते हैं
संख्या वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता देखते हैं। वर्गमूल 2 है तो हम क्या करते हैं, 2 के वर्गमूल निकालते हैं। दशमलव के बाद हम क्या करते थे, पेयर इस टाइप से बनाते थे, है ना। अब इसमें एक यहाँ एक एकम एक यहाँ लिखते भी थे, 2 हुआ। यहाँ पर घटाने पर हम कह रहे हैं 1 बचा, जोड़े से 0 दशमलव लगाएंगे, जोड़े से 0 उतरेगी। 2 का पढ़ेंगे 5 बार में ज्यादा होगा, 4 बार जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे। 4 को 16 के 6 आता है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ये कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। फिर 2 0 उतरेगी, 4 यहाँ जोड़ देंगे, 28 हो गया। 28 दूनी 56, 2 बार में ज्यादा 1 बार जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 281 अपन यहाँ घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। अभी जे उतारी थी, सुन, जे उतारी थी, अब जे वाली उतार रहा है। 1 यहाँ जोड़ देंगे, 282, है ना। अब इसका भाड़ा बढ़ते हैं अपन 28 का 119 में, है ना। ये 2 का पढ़ दो 11, 2 पंजे 10, तो अपन देखते, मान लीजिए 5 आ रहा है, अपन कह रहे हैं 2 8 2 5 लिखा, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 पंजे 25 25 2 5 10 2 12 2 आता है 1, 5 6 40 41 आता है 4 5 4 10 4 14, ज्यादा हो गया। 5 बार ना जा, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। देखते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे, तो हमारा ये 2008 से 24 में 4 का गुणा करेंगे, 4 को 16 से आता है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32 2 आता है 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,296 आया, 4 बार गया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 8 में 2 गए 6, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। फिर 2 0 उतारेंगे, हम आगे चलेंगे इसमें हम। तो 4 को यहाँ जोड़ दिया, 8 2 8 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें बाड़ा 28 दूनी 56, 2 बार जा रहा, कितनी बार जा रहा, 2 बार। 2 दूनी 4, 2 8 16 से आता है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 8 16 से आता है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो रहा, 5 6 5 6 4, तो कितनी बार गया है, ये 2 बार गया, है ना। तो इस प्रकार से ये संख्या आते जा रही है, अशांत अनावर्ती है यानी सत्य है। इस टाइप से ये शांत नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है कि इस बार संख्या और भाग देते जाओ, इस संख्या आते जाएंगी आपकी, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, ये जो क्वेश्चन है वो वर्गमूल दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो हम कह देंगे सत्य है जी। आगे हम बात करते हैं, समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में होते, देखिएगा। हम कहते हैं 1 1 1 1, ये भी समांतर श्रेणी है। 2 2 2, ये भी समांतर श्रेणी है। 0 0 0, ये भी समांतर श्रेणी है। वो क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में असत्य है। बढ़ते क्रम में तो देखिए रिपीट हो रहा है वही, तो ये असत्य लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद ए बी सी ए बी में होंगे, यदि बी बराबर ए धन सी बटे 2। अब वो कह रहे हैं बाय एक्स का गुणज है, तब एक्स और बाय का एलसीएम क्या होगा, बाय एक्स का गुणज है, एक्स का गुणज है, मतलब इसको समझना। अब मैं यहां लिख दूं 2 4 का गुणज है, देखना आप समझना बात। 2 4 का गुणज है क्या नहीं, बाय एक्स का गुणज है, बाय एक्स का गुणज है, मतलब हम कहते हैं बाय एक्स का गुणज है, मतलब एक्स के पहाड़े में आने वाला। देखना ध्यान से, बाय एक्स का गुणज है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्स का गुणज है। बाय एक्स का गुणज का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा देखो बाय एक्स का गुणज है, मतलब बाय जो है वो एक्स के पहाड़े में आने वाला है। ये तो बाय एक्स का गुणज है, बाय एक्स का गुणज है। जैसे मान लो लिख दिया हमने कि 4 2 का गुणज है, सही है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, ये इस समझ में आती है, बाय एक्स का गुणज है, मैंने लिखा 4 2 का गुणज है, 4 2 का गुणज है, 9 3 का गुणज है। तो वो अब क्या कह रहे हैं
तो एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, जैसे मान लो 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 3 तिरका 9 आएगा एलसीएम। तो हम कहते हैं शुरू वाली संख्या ना बाय होगी, इसका आंसर क्या होगा हमारा, एलसीएम बाय होगा। ये मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। एक्स स्क्वायर दिया था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए धन 1 एक्स धन बी, 2 शून्य 2 ऋण 3 दिए थे, 2 शून्य किसके दिए थे, अल्फा 2 मान लें और बीटा मान लें ऋण 3, है ना। तो ये दिए थे अल्फा धन ए धन बी का मान क्या होगा, ठीक है देखते हैं। हम जानते थे अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए होता था, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे होता था। तो अल्फा का मान 2 दिया था, बीटा का मान ऋण 3 दिया था, बी का मान दिया था हमें कितना, ए धन 1, और ए का मान तो 1 है, तो ये ऋण 1 बराबर ऋण 1 से ऋण 1 कट गया, ए बराबर 0 आ गया। अल्फा का मान 2 दिया था, इसका मान ऋण 3 दिया था, सी का मान बी दिया था, ए का मान 1 दिया था, तो बी बराबर ऋण 6 आ गया। अब ए धन बी निकालना था, तो 0 धन ऋण 6, तो जी ऋण 6 आएगा, इसका आंसर ऋण 6 होगा, इसका मान यहाँ ऋण 6 आएगा। आगे चलते हैं, ये दिया था संपाती रेखा निरूपित करेगा, हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं एक्स वाई में, और संपाती रेखाओं का प्रतिबंध होता था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये प्रतिबंध होता था। अब हम बात करते हैं यहाँ ए बी सी है, तो हम तो यहाँ तो ए बी सी लिख देंगे, ए बी और सी, A1 B1 C1 ए बी सी है, देखो ना अब ए बी सी है, और A2 B2 क्या है, डी ई सी है, डी ई और सी है, तो जी होगा इसका प्रतिबंध। करेंगे इसका प्रतिबंध क्या होगा, ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे सी, ये होगा संपाती के लिए। अब वो कह रहे हैं अगला समीकरण को दिए थे, x बराबर ऋण 4 बराबर ऋण 5, आलेख खींचने पर प्रच्छेद बिंदु के निशान क्या होंगे, देखिएगा। हम कह रहे हैं हमें जे एक्स धनात्मक होती थी, एक्स ऋणात्मक होती थी, ये बाय धनात्मक होती थी, ये बाय ऋणात्मक होती थी। एक्स ऋण 4 है, किधर जाएगा, 1 2 3 4, ये लाइन हो जाएगी एक्स ऋण 4 की। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कहता हमारे पास बाय ऋण 5 था, तो 1 2 3 4 5, ये ऋण 5 की, ये दोनों का घटान बिंदु जे मिल रहा, तो ये क्या होगा घटान बिंदु, ये होगा ऋण 4 ऋण 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम घटान बिंदु प्रच्छेद बिंदु क्या होगा हमारा, ऋण 4 ऋण 5 होगा, ठीक है। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन आता है, सही जोड़ी बनाइए। 2 ऋण 6 ऋण 10, हम यहाँ डी निकालते, सारवांतर क्या होता था, अगले पद में से अगले पद पिछला पद घटाते थे, तो ऋण 4 होगा। तो इसका आंसर हमें दिख रहा है पहले वाला का सही। आंसर लिखने का तरीका हमें यहाँ लिखेंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रश्न 4 का हल लिखते परीक्षा में हम, और हल लिख करके यहाँ लिखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, पहले का आंसर मिल रहा है हमें सी, तो सी मिल रहा है, उसका मान है डी बराबर ऋण 4, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। ये इसके आंसर लिख रखा है। अब दूसरा क्या कह रहे थे वो, ए ऋण 18 एन 10 है और ए एन 0 है, तो हम जानते थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। अब यहाँ ए एन का मान ऋण 18 दिया है, ए का मान हमें नहीं दिया है, धन ए का मान सॉरी ए का मान दिया है हमें ऋण 18, ए एन का मान 0 दिया है, और एन का मान दिया 10 ऋण 1, और जी डी 9 था, डी था सॉरी। तो हम बात करते इसको इधर लाएंगे तो 18 हो जाएगा, 10 में से 9 डी हुआ, और हम 18 बटे 9 कर देंगे ये, और डी बराबर 2 आ गया। तो डी बराबर डी कौन सा नंबर क्वेश्चन है,
दूसरे वाले का डी आंसर है और डी बराबर 2 आया है। इस टाइप से हम इसको बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, a10 6 दिया था ना, तो हम जानते थे a10 मतलब a प्लस 9d, ऐसा है। a10 का मान 6 दिया, ये 6 लिख दिया, a का मान 0 दिया है और ये 9d है। अगले पद में 6/9 बराबर d हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आएगा। ये d का मान 2/3 कौन सा वाला, e, तीसरे वाले का e आंसर है, उस d बराबर 2/3 है। इसके बाद आगे आते हैं हम चौथे वाले पे। a18 दिया था, a4 3, तो हमें a4 का मान 3 दिया था, इसका मतलब a प्लस 3d बराबर 3 था। a का मान 18 था, 18 धन 3d बराबर 3, तो 3d बराबर 3 ऋण 18 घटाएंगे तो ऋण 15, d बराबर ऋण 15/3 आ जाएगा। d बराबर 3 5 15 ऋण 5 आ जाएगा। ऋण 5 कहाँ पर छपा है, a में, तो चौथे वाले का a उत्तर है और d बराबर ऋण 5 है। ठीक है। अब लास्ट वाला बचा है 10वां पद ज्ञात करना है हमें। हम जानते थे 10वां पद ज्ञात करना है, a प्लस 9d हो जाएगा और 10वें पद के लिए। अब हम बात करते हैं a का मान तो 5 दिया है, 9, और d का मान हम देखते हैं 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 आ जाएगा। 5, 8 में 5 घटाया 3 होगा, और 9 3 27, 27 और 5 32 हुआ, 32 दिया था b, यानी 5वें वाले का b है और वो 32 दिया था। ठीक है, ये मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा के सारे अगस्त में समझा दिए हैं। इसके आगे के हल अगले वीडियो में लेंगे आपको।